हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन। वेलकम टू अनअकैडमी। हिंदी एजुकेटर के तौर पर आज के इस चैप्टर में हम सभी गद्य खंड के अगले वाले चैप्टर में, जिसका नाम है पतझर की टूटी पत्तियां। देखें, पतझर में टूटी पत्तियां। जब ग्रीष्मकाल समाप्त होता है, उस समय जब पतझर का समय आता है, जिस समय पत्ते झड़ने लग जाते हैं, और उसके पश्चात जब वसंत ऋतु आती है तो फिर से पत्ते आते हैं। लेकिन इस चैप्टर में यही बात बताई है कि किस तरह से पतझर में जब पत्तियां टूटती हैं तो उस समय का माहौल क्या होता है, वो इसमें बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में आप लोगों के लिए दो विषय दिए गए, एक गिन्नी का सोना और दूसरा झैन की दैन। देखें, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर को लिखने वाले कौन हैं और उनका परिचय क्या रहा, और उसके साथ साथ में हम ये समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या और लिखा। आइए, रविंद्र केलेकर, चैप्टर नेम पतझर की टूटी पत्तियां, जिन्होंने लिखा है। केलेकर साहब का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ। देखें, समझे, कोंकण क्षेत्र क्या कहलाता है। कोंकण क्षेत्र होता है महाराष्ट्र के सीमा पर, गोवा और महाराष्ट्र की सीमा पर जो जन्म लेने वाले होते हैं, या जहां इस प्रकार की कोंकणी भाषा बोली जाती है, वह क्षेत्र कोंकण क्षेत्र कहलाता है। उनका जन्म कोंकण क्षेत्र में रविंद्र केलेकर नाम से हुआ। रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल भी हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। वो चाहते हैं कि जिस विषय को वो जान रहे हैं, जिस विषय को वो पहचान रहे हैं, जिस विषय के ऊपर वो लिख रहे हैं, वो अपने अनुभवजन्य टिप्पणी के माध्यम से लिखते हैं और अपनी खुद का चिंतन करने और उनकी मौलिकता के साथ जो सोचते हैं वही दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो सत्य है उसको, सत्य को पहुंचाने की वो चेष्टा रखते हैं। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक, यानी शीर्षस्थ का मतलब होता है चोटी के, मतलब सबसे अग्रणी, ऊपर जिनका नाम आता है, तो शीर्षस्थ का मतलब हो जाएगा यहां पर अग्रणी। अग्रणी का मतलब होता है पहले स्थान पर या आगे। शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। कहा जा सकता है कि रविंद्र केलेकर साहब जन्म के पश्चात उनकी जब पूरी शिक्षा हुई, उसके बाद में उन्होंने अनेक जो पत्रकारिता में और लेखन में इन्होंने कोंकणी की भाषा में, एक भाषा है कोंकणी भाषा जो गोवा अथवा महाराष्ट्र की सीमा पर बोले जाने वाली भाषा है, उसमें इन्होंने 25 कृतियाएं लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। और मराठी भाषा में, जो महाराष्ट्र में बोलने वाली भाषा है, उसको मराठी भाषा कहा जाता है, और वहां पर उन भाषा में 3 पुस्तक लिखी हैं। और हिंदी और गुजराती में उन्होंने कुछ एक, यानी 1-2 पुस्तक लिखी हैं, और वो प्रकाशित भी हुई, सभी के पास पहुंचे। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। देखें, एक काका कालेलकर थे, काका कालेलकर, इनकी जितनी भी पुस्तक हैं उन सभी पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया। संपादन और अनुवाद, अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन, और संपादन का मतलब होता है कि उन्होंने एडिटिंग की, उसमें मतलब जो कुछ प्रूफ रीडिंग हम कह सकते हैं, उन्होंने संपादन भी किया, अच्छी तरह से उसको बताने का प्रयास करना, ये संपादन कहलाता है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की मुख्य कृतियां हैं। कोंकणी में उड़वाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथाम्बे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला, और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। इन किताबों में इन्होंने
अपने व्यक्तिगत जीवन को भी बताने का प्रयास किया है। क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उनका खुद का व्यक्तिगत जीवन के ऊपर लिखा गया एक बहुत अच्छा प्रयास है, जो कि वो अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम इस देश में रहते हुए कहाँ हैं और बाहर के देशों में किस तरह से अग्रणी होने वाले लोग या बिजी या कहें कि व्यस्त होने वाले लोग किस तरह से रहते हैं, उनके पास काम का प्रेशर कितना रहता है, वो अपने नियम के कितने अकॉर्डिंग चलते हैं, वह अपने नियम के बाहर कितने चलते हैं, वो अपना जनजीवन कैसा व्यतीत करते हैं, उन सभी बातों को बताने का प्रयास जो है रविंद्र केलेकर साहब ने इस चैप्टर के माध्यम से बताने का प्रयास किया। हालांकि पतझर में टूटी पत्तियां नाम से मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपनी किताब में यही लिखा हो कि भाई पतझर में जिस तरह का प्राकृतिक नेचर होता है, स्वभावगत विशेषताएं होती हैं, पत्ते टूट जाते, ये सारी बातें नहीं बताई। पतझर में टूटी पत्तियां नाम से जो चैप्टर नेम दिया है इन्होंने, उसका एक अलग ही महत्व है। उसमें दो ऐसी बातें बताई गई हैं कि हम किस तरह से रहना पसंद करते हैं और हमें किस तरह का रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने दूसरे शीर्षक में दिया जिसका नाम है जहन की देन, कि हमें किस तरह से अपने आप को, अपने मन के कंट्रोल को करना चाहिए, मन को किस तरह कंट्रोल में करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो इस बुक में दी गई हैं। तो यहां पर पाठ प्रवेश में क्या कहा है उसको हम समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता है कि सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। देखो, कहा जाता है कि कविताएं जब लिखी जाती हैं, पद्य जब लिखे जाते हैं, तो उसमें एक विशेषता होती है कि उसमें शब्द तो कम होते। देखो यहाँ पर लगे थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ये कविता का एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है। लेकिन इसी गुण को अगर हम गद्य रचना में बताएं तो ऐसे अनेक आचार्य, अनेक लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी में गद्य कविताएं, गद्य लिखा है, मतलब कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारा अर्थ दिया है। इसी तरह कोंकणी भाषा में भी लिखने वाले रविंद्र केलेकर हैं, उनका भी नाम अग्रणी आता है। प्रस्तुत पाठ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। मतलब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमसे ये अपील कर रहे हैं लिख करके कि भाई जो इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ इस चीज को समझें कि थोड़ा सा लिखा है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। ये प्रसंग महज पढ़ने और गुनने का नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाते हैं। देखें, आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है गिन्नी का सोना, ये प्रसंग जो इसमें दिया गया है, इसमें हमें केवल ये बताया गया है कि हम जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटा रहे हैं आज के दृष्टिकोण से अगर देखें। लेकिन इस चैप्टर में हमें वो वास्तविकता बताई गई है कि हम ये जो जुटा रहे हैं अपने पास में, हमारे कोई काम का नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में ये प्रसंग हमें बताता है कि जो जगत को जीने और रहने की एक कला बताते हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो हमें इस चैप्टर के माध्यम से पता चलती है। दूसरा प्रसंग जिसका नाम है झैन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो झैन की देन नाम से चैप्टर है, इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह बौद्ध परंपरा में जब वो अपने आप को बिल्कुल इतना व्यस्त समझ लेते, जब अपने आप को इतना कहें कि स्ट्रेस में देखने लग जाते हैं, अपने आप में तनाव में लगने लग जाते हैं, तो वो इस दुनिया में, इस भरी ऐसी दुनिया में भी, व्यस्ततम दुनिया में भी वो कुछ चैन के पल जी पाते हैं। वो केवल और केवल बौद्ध दर्शन से निकला हुआ एक झैन मेडिटेशन ध्यान है, जिसके लिए जापान आज भी उस पद्धति को याद करता है और जापान में ऐसा आज भी होता है, ऐसा यहाँ वर्णित किया गया है। गिन्नी का सोना नाम से जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे आज। हाँ,
शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए यह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। बखान करना मतलब कि बताना, बताते हैं, बताते हैं। ठीक है, कहा गया है इस चैप्टर में कि भाई दो तरह का सोना होता है, एक शुद्ध और एक गिन्नी का। शुद्ध सोना वह होता है जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है, लेकिन गिन्नी का सोना जिसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। आज जो महिलाएं जिस सोने को पहनती हैं, जिसमें थोड़ी ज़्यादा चमक होती है, वह गिन्नी का सोना है और वह गिन्नी का सोना ही आज हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी दो चीज़ बताई हैं कि हमारा जो आदर्श है, शुद्ध आदर्श जो है वो शुद्ध सोने की तरह है, और चंद लोग, कुछ ऐसे संसार में लोग हैं जो इसी आदर्श में अपनी व्यवहारिकता मिला देते हैं। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि लोगों के आपस में मिलने का तरीका किस तरह से हो चुका है, आज उसको अपने आदर्श के साथ जोड़ लेते हैं, अपने नियम के साथ जोड़ लेते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे कहा जा सकता है, हम दूसरी भाषा में और मैं एक ऐसी भाषा में मैं आपको इसको समझा दूं कि भाई अगर मान लीजिए कि मेरा रूल है अपनी ज़िंदगी का कि मैं आज इस तरह का कार्य करूंगा कि जिससे किसी को कोई दुख ना हो, लेकिन व्यवहारिकता में अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस जगह अगर मान लो कोई दुखी है और मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, तो मैं व्यवहारिकता के लिए कि भी मैं उसको, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर मैं उसको पूछ लूँगा तो मेरी नाक नीची हो जाएगी या इस तरह से, तो मतलब कहा जा सकता है मेरा रूल है कि मैं किसी को दुखी नहीं देखूं। लेकिन फिर भी अगर कोई रास्ते में दुखी दिख जाए तो हम लोगों को देखें कि भाई वो मुझे कैसा सोचेगा, ये मेरे बारे में कैसा सोचेगा। तो एक जो व्यवहारिकता है, एक जो लोकवादिता है, उसके कारण मैं उस दुखी को नहीं पूछ पा रहा हूं। यही कहलाता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, कि भाई हम जैसे हैं उसको वैसे ना बता करके जो आज दुनिया देखना चाहती है हम उसको वैसा बता रहे हैं। यही कहलाता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ की आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। कहने का मतलब यह है इस पैराग्राफ में कि बात यहां तक नहीं है, बात यह है कि जब हम आदर्शों को छोड़ करके केवल हम व्यवहारिकता का बखान करें, जब हम अपने नियम को छोड़ करके हम अपनी लोक व्यवहारिकता का मतलब हम इसका सिंपल सा समझ लो कि दिखावा। व्यवहारिकता मतलब दिखावे का ज्यादा अगर हम अपना ढोंग रचने लगेंगे तो धीरे धीरे जब हम व्यवहारिकता का ढोंग रचने लगेंगे तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श, जो उसके नियम हैं, जो उसके कायदे हैं, वो पीछे हटने लग जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हम सोने को तो पीछे रहने देंगे लेकिन तांबा उसमें आगे चला जाएगा, इस तरह से यहां पर बताया गया और कहा है कि उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। और यही कारण है कि आज इंसान अपने आप के बारे में कम सोच करके और जो लोगों को देखना चाहता है, जो लोगों को दिखना चाहता है, वो अपने आप को वैसा दिखाने में लगा हुआ है। ठीक उसी तरह कि शुद्ध सोने को तो हमने पीछे रख दिया लेकिन मिलावट की वस्तुओं को हमने सबसे ज्यादा पकड़ लिया और उसी पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। मतलब कहना यह था कि चंद लोग, कुछ लोग ये भी कहते थे कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। कौन? गांधी जी भी थे। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बनो लेकिन तब बनो जब हम अपने आप में ये जान सके कि हम अपने व्यवहारिकता के साथ में अपने आदर्श को बनाए रखें, हम अपने आदर्श के साथ में व्यवहारिकता को बनाए रखें, लेकिन व्यवहारिकता को कभी अपने ऊपर हावी
नहीं होने दें, ये बात हमें इसमें जानने वाली है। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। मतलब गांधी जी का एक बहुत अच्छा नियम था, वो कभी अपने आदर्शों से, वो कभी अपने नियम से कभी भी कतराते नहीं थे। वो अपने उसमें कोई मूल भाव नहीं, वो जैसा नियम है वैसा वो पालन करते थे, चाहे भली व्यवहारिकता में ऐसा हो अथवा नहीं हो, लेकिन उनमें इतना अपने आप में इतना जमीर कहें, इतना उनका नाम था या उनकी दम कहें, एक उनमें इतनी हिम्मत साहस थी कि वो अपने आदर्शों के तौर पर व्यवहारिकता को भी चला देते थे, व्यवहारिकता को अपने आदर्शों के स्तर पर चढ़ा देते थे। मतलब जिस व्यवहारिकता का अंश इतना सारा हो और आदर्श केवल इतना हो, और उस आदर्श के बलबूते व्यवहारिकता भी आदर्श में चली जाती थी, ये उनका एक बहुत अच्छा जो है स्तर था, साहस था। वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। मतलब वो व्यवहारिकता, दिखावे को अपने आदर्श के साथ जोड़ करके उसको एक नया रूप दे देते थे, यही उनकी एक खासियत थी। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। इसके बाद में व्यवहारवादी लोग, व्यवहारवादी लोग का मतलब होता है कि जो लोग व्यवहार में, लोक व्यवहार में रह रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, या हम देखने वाले हैं जो देख रहे हैं, ऐसे लोग हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहां मेरा लाभ होगा तभी हम ये काम करेंगे, यहां हानि है इसलिए मैं यहां नहीं जाऊंगा, कदम उठाते थे। वे जीवन में सफल होते थे, अन्यों से आगे भी जाते थे, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है, व्यवहारवादी ने नहीं। व्यवहारवादी ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि व्यवहारवादी केवल उसमें अपना फायदा देखता है, और आदर्शवादी अपने फायदे के साथ सामने वाले का फायदा देखता है। इसलिए व्यवहारवादी आगे निकल तो जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है। इसी तरह आदर्शवादी जो है वो आगे भी जाएगा, भले ही धीरे धीरे जाए, लेकिन वो एक दिन तरक्की जरूर करेगा। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। अंत में ये दो बात जो बताई हैं वो बहुत स्पेशल है, बहुत जरूरी है इस चैप्टर के माध्यम से। देखो, हम इस चैप्टर को इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी 10वीं की परीक्षा पास करनी है। बेटा ध्यान रखना कि इस चैप्टर के माध्यम से अगर हम 10वीं की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो कर लेंगे, लेकिन इसमें जो संदेश दिया हुआ है वो कभी तुम पास नहीं कर पाओगे अगर हमने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो। लेकिन इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और अपने स्तर को बढ़ाने के लिए आदर्शवादी बनना बहुत जरूरी होगा। व्यवहारवादी बनना छोड़ दो, आदर्शवादी बनोगे, उस दिन से तरक्की करना स्टार्ट हो जाएगी। तरक्की में आपका एक हिस्सा आगे बढ़ जाएगा। व्यवहारवादी बनने से मान सकता हूं कि तुम थोड़े से आगे चल लोगे, लेकिन कितने आगे तक चल पाओगे ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आदर्शवादी जिस दिन बन जाओगे, तुम्हें ये गारंटी है कि जिस स्तर तक आप जाना चाहते हैं उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। तो यह था गिन्नी का सोना, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से हम मिलावट के सोने को और शुद्ध सोने को मार्केट में, बाजार में किस तरह से देते हैं। अब चलते हैं झेन की देन, जो इसका दूसरा प्रसंग है, जो बौद्ध दर्शन से आया हुआ एक ध्यान है, जो कि किसी चाय के ऊपर लिया गया है, और वो ध्यान है चाय। इसमें बहुत अच्छी बात बताई है और लेखक खुद स्वयं इसका अनुभव कर चुका है। देखें, जब वह जापान गया, जापान जाने के बाद उसे पता चला कि जिंदगी, जीवन हमारा कितना आगे बढ़ गया है। उसी बात को दर्शाने के लिए यह चैप्टर दिया गया। झेन की देन, जापान में मैंने किसने, रविंद्र केलेकर जो है, रविंद्र केलेकर जो लेखक हैं, उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा, जापान जब वो गए तो उन्होंने एक अपने मित्र से पूछा कि यहाँ यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया मानसिक। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? मनोरुग्ण का मतलब होता है मन से रोगी है,
मनोरोग मतलब मन से रोगी है, मतलब मानसिक तौर से तनाव में है, टेंशन्स रहती हैं हमेशा। क्यों रहती हैं उसका कारण भी इसमें बताया। इसकी क्या वजह है, तो वो कहते हैं हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन करने लगे। मतलब आज हर एक इंसान कंपटीशन के पीछे भाग रहा है। जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा मानसिक तनाव, मानसिक तनाव के कारण से अपने जीवन की जो स्थिति है वो नीचे गिराता चला जा रहा है। तो वो अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है, और यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ रहा है। समझ में आया? क्या आया इसमें? यह कहा गया है कि आज सबसे ज्यादा लोग जापान में मनोरोगिणी हैं, मानसिक तनाव से द्रवीभूत हैं, और वो मानसिक तनाव के कारण अपने जीवन की रफ्तार को इतना बढ़ा चुके हैं कि वो अगर थोड़े पल के लिए रुकेंगे तो उन्हें मानसिक तनाव हो जाता है। मतलब वहां पर लोग प्रतियोगिताएं करते हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं कि अगर उसने ये काम कर लिया तो उस काम को मैं इतने दिन में कर लूंगा, आज उसने ये काम कर लिया तो मैं इतने दिन में कर लूंगा। वहां रफ्तार इतनी बड़ी हुई है, वो स्पीड बनी हुई है, जिसके कारण से वहां के लोग सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं, और जिसका उनके लिए एक रोग होता है जिसका नाम है मानसिक रोग। अब उसको बचाने के लिए, उस रोग से बचने के लिए, और शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की राय एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। मतलब जब उन्होंने इस तरह का प्रश्न किया कि भाई इसको दूर करने के लिए क्या करता है यहाँ का इंसान, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक टी सेरेमनी में जब वो लेकर के गए, हालांकि ये जवाब उनका वहां पर क्रिया वाला है, मतलब वो करने के बहाने उन्होंने कहा कि उन्हें उनका जवाब भी मिल जाएगा, और वहां पर चले भी गए। तो वो एक जगह गए जहां पर टी सेरेमनी, मतलब यह एक चाय पीने की विधि है, मतलब विधि का मतलब कला, एक ऐसी कला जापान में जिसे टी सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर केवल बैठ करके बढ़िया बिना किसी टेंशन के चाय पी जाती है, जिस चाय का नाम है चा नो यू। इस विधि को जापानी भाषा में कहते हैं चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहां पर वो गए, वो एक 6 मंजिला, बहुत 6 बिल्डिंग्स उसमें थी। तो 6ठी बिल्डिंग पर जाकर के उसकी छत पर, यानी दफ्ती की दीवारों वाली, दफ्ती का मतलब होता है चटाई, लकड़ी की जो चटाई बनती है, उस चटाई से दीवारें बनी हुई थी। दफ्ती यानी कच्चा मकान टाइप बना हुआ था। कहां पर? छत पर। किसकी छत पर? इमारत की छत पर, जो कितनी बड़ी थी? 6 मंजिला थी। और तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई थी। पर्णकुटी का मतलब होता है कुटिया, जैसे घास फूस से बनी हुई एक छोटी सी तंबू टाइप होता है, जो गांव में अक्सर आजकल देखने को मिलता है। और अगर देखें रामायण में, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब उन्होंने भी पर्णकुटी में रहने का एक वहां पर बताया गया कि वो पर्णकुटी में रहे। तो ऐसी ही पर्णकुटी, जो घास फूस से बनी हुई मकान या घर, उसको पर्णकुटी कहते हैं। पर्ण यानी पत्ते से बनी हुई जो कुटी यानी कि जो एक घर है, उसको पर्णकुटी कहते हैं। इसके बाद कहा बाहर बेढब सा एक मिट्टी सा बर्तन। बेढब का मतलब होता है कि उसको रखने के लिए बिल्कुल प्रॉपर जगह नहीं, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, ना उसके नीचे कुछ ऐसा स्टैंड जिससे वो बिल्कुल व्यवस्थित। बेढब सा मतलब अलग ही तरह का एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था, और हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर आ गए। अंदर चाजीन बैठा हुआ था। चाजीन किसे कहा जाता है? चाजीन उसे कहा जाता है जापान में जो चाय बना रहा होता है,
चाय बनाने वाले को चाजीन कहते हैं। तो यहां पर चाजीन कहा गया। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया और उसने कहा दो झो, आइए तशरीफ लाइए, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी, अंगीठी का मतलब होता है सिगड़ी। सिगड़ी आज के समय में हमें कम देखने को मिलती है, और अंगीठी सुलगाई का मतलब यह है कि उस सिगड़ी में उन्होंने अंगारे डाले और उसमें आग लगा करके उसको जलाया, जिस पर उन्होंने चाय रखनी थी, उस पर चायदानी रखी। चायदानी का मतलब आज के समय में जो हम देखते हैं केतली, केतली जो है उसको कहा जाता है। और बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, मतलब अब ये विधा है, एक विधि है, किस तरह से वहां के लोग अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, और आज के समय में हम उस चीज को कितना भयंकर तरीके से अपने आप में ले रहे हैं, मतलब उस चाय को। तो यहाँ ये कहा कि जब वो उस जगह पर गए पर्णकुटी में बैठने को, तो उन्होंने हाथ पैर धोए, हाथ पैर धो करके अंदर गए। जो चाजीन बैठा हुआ था उस दुकान पर, उस मंजिला पर, जो चाय पिलाने वाला है, चाय बनाने वाला है, उसने उनका स्वागत किया, वहां पर बैठाला दिखाया, यहाँ बैठिए। बैठ करके जब वो आपस में बैठे और अंगीठी सुलगाई और चायदानी उसके ऊपर रखी, केतली उसके ऊपर रखी, और बगल के कमरे में जाकर के कुछ बर्तन लेकर के आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की रही कि उसकी हर भंगिमा, भंगिमा का मतलब होता है क्रिया, कार्य, क्रिया, काल, है ना। तो हर भंगिमा जो है उसकी वो कैसे नजर आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। जय जयवंती म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का एक ऐसा राग होता है जो स्पष्ट हमें सुनाई देता है, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो स्पष्ट राग उसमें आ रहा हो। जब वो अपने बर्तनों को पहुंच रहा है, इतनी शांति वहां पर है, इतनी आवाज वहां पर आ रही है कि वो जय जयवंती के जो नाम है वो याद आ रहे थे। तो जापानी विधि से चाय पिलाने वाला जो चाजीन था वो गरिमापूर्ण यानी सलीके से, बहुत अच्छी तरह से अपनी क्रियाओं को कर रहा था। इससे भंगिमा यानी कि उसकी जो मुद्राएं हैं, जो उसकी जो आकृति है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और मानो ऐसा लग रहा था कि जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां एक वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। वहां का जो वातावरण था, मतलब जिस जगह वो बैठे हुए थे, वहां पर इतनी शांति थी, इतना साइलेंस था, वहां पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, अपने आप में बातें भी अगर ऐसी कर रहे थे बिल्कुल कोई आवाज नहीं, इतना वातावरण शांत था। और उस चायदानी में, केतली के अंदर जो रखा हुआ पानी था जो चाय बनाने के लिए रखा, उसका खदबदाना, खदबदाना का मतलब होता है जो उसके बुलबुले हैं उबलने के, जो उबाल आ रहा था, बुदबुदा आ रहा था, उस बुलबुले भी उसके जो हैं वो सुनाई दे रहे थे, उसकी भी आवाज स्पष्ट आ रही थी कि अंदर कुछ जल। देखें यहां पर मैंने एक चित्र आप लोगों को बताया है, दर्शाया है, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से वहां पर चाजीन, देखें यहाँ पर चाजीन बैठा हुआ है, केतली रखी हुई है। हालांकि थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें नयापन डालने के लिए बताया है, ये इस तरह से आपके चैप्टर में ही ये फोटो दी हुई है, जाकर के वो केतली के पास में दोनों बैठे हुए हैं, ये चाय वहां पर देता है और इस तरह वो नीचे बैठता है, नीचे वो झुक करके वो सब दोनों को स्वागत करता है, बैठने को बोलता है, और इस तरह से टी सेरेमनी होती है। और इसी टी सेरेमनी को कहते हैं चा नो यू। चानो यू का मतलब होता है चाय पीने का एक ऐसा तरीका जो जापान में आज भी ट्रेडिशनल रूप से मनाया जाता है, बताया जाता है। चाय थोड़ी देर में तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, मतलब कप जो हैं उसमें भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए, वो प्याले ला करके उसके सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे, मतलब वहां पर एक तो स्वयं लेखक और लेखक के साथ में 2 और जो उनके मित्र के और मित्र होंगे, तो 2 और थे, मतलब लेखक का मित्र और मित्र का मित्र, इस तरह से 3 वहां पर मित्र ही थे। उस विधि में शांति मुख्य बात होती, मतलब जिस विधि में जहां पर वो बैठे हुए हैं वहां पर शांति वातावरण रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में क्या हो चुका है कि हम जहां भी जाते हैं, जहां भी कोई काम करते हैं, वहां पर हमें शोरगुल ज्यादा पसंद होता है, लेकिन यहां एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है जहां पर वो बिल्कुल शांत रहे, वहां पर ये
है, मुख्य बात है, वहां पर होनी ही चाहिए, बिना उसके ये काम नहीं हो सकता। इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। मतलब जिस पर्णकुटी में वो बैठे हुए थे उसमें 3 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है, ताकि वातावरण दूषित नहीं हो। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, मतलब उस प्याले में जो छोटा सा था उसमें 2 घूंट से ज्यादा चाय भी नहीं थी। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे करीब 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब यहां पर 1.30 सॉरी, तो 1.30 1 आवर एंड 30 मिनट, इस तरह 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पढ़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं, मतलब उसे ये लगने लगा है कि मैं मानो बहुत अनंत काल में जीवन जी रहा हूं। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए कलों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। मिथ्या का मतलब यहां पर बताया झूठे, झूठे हैं। मतलब हमारे साथ में भी यही होता है कि या तो हम अपने भविष्य को देख करके चलते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, या हम पास्ट को देख करके चलते हैं कि हमारा जो पास्ट था वो कैसा था, उसमें खट्टी मीठी जो यादें थी हम उसके सहारे जीते हैं। लेकिन इन दोनों के कारण से हमारा जो वर्तमान में है उसको हम भूल जाते हैं, जो बात यहां बताई गई है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भूतकाल और भविष्य काल है, असल में ये दोनों काल मिथ्या हैं। ये जब है ही नहीं, जो निकल चुका है वो कभी अपना था नहीं, जो आने वाला है वो कैसा होगा ये किसी ने जाना नहीं। तो एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों, यानी उसके दिमाग से पास्ट और फ्यूचर दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, इसलिए जापान के इस चैप्टर का नाम उन्होंने जैन की देन कहा, क्योंकि उन्हें जैन यानी ध्यान, जैन का मैं शाब्दिक मतलब बता दूं, जैन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान अधिकतर क्या होता है, शांत जगह पर होता है। इसलिए तो ऐसा ध्यान जहां पर हमें अपने मन और तन दोनों को संतुष्ट करना पड़े, दोनों शांत रहें, ऐसी परंपरा जो उन्हें बौद्ध परंपरा से मिली हुई है, इसलिए इसका नाम जैन की देन नाम से पड़ा, जो कि लेखक ने स्वयं अपने आप में समझा जाना। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। देखिएगा, आपके प्रश्नोत्तर में सबसे पहले प्रश्न है कि आप मौखिक प्रश्नों को करेंगे, तो मौखिक प्रश्नों में आप लोगों को देखो एक फर्स्ट और सेकंड नाम से भी दिया गया है। तो उसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला है वो तो आपका सोने का गिलनी का सोना नाम से चैप्टर का है, और दूसरा वाला जो है वो आपके किसका है, जो अभी हमने पढ़ा जैन की देन। टोटल इसमें प्रश्न जो हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूं, और हमें भी इसमें से आपको नए नए क्वेश्चन ढूंढ करके निकालने की एक कोशिश करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। उत्तर देखें, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है, यह पूरी तरह शुद्ध होता है, जबकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, तांबा यानी कॉपर मिलाया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने की से मजबूत भी होता है। यह उत्तर इसमें आ जाएगा। दूसरा है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं, ये हमने पहले ही वाले प्रसंग में पढ़ा था। इसमें बताएंगे कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज के समय में केवल आदर्शों से जीवन जीना कठिन है, इसलिए उन्हें व्यवहारिकता के सांचे में ढालना ही पड़ता है। मतलब कहा जा सकता है कि आज के समय में हम आदर्शवादी बनकर के नहीं रह सकते हैं, हमें उसमें थोड़ा सा दिखावा, थोड़ा सा व्यवहारिकता मिलानी पड़ेगी, तब जाकर के हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। और हम सभी आज के समय में प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन में ही जी रहे हैं। हम सभी का जीवन कैसा है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। और अगर कहा जाए तो आदर्शवाद तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं। हम किस में रह रहे हैं, सिर्फ व्यवहारिकता में रह रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाना है,
हम उसको दिखा रहे हैं, जो हमें देख रहा है हम उसको देख रहे हैं, बस इतना सा हमारा जीवन रह गया है। लेकिन हमारा खुद का कायदा क्या है, हमारा कला, संस्कृति, सभ्यता ये क्या कहती है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। मतलब ये हुआ कि हमने आदर्शवाद को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हम दिखावे के लिए आगे बढ़ गए हैं। ध्यान रखना, आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आदर्शवाद को साथ में लेकर के चलें। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? कौन से पाठ के संदर्भ में? जो गिन्नी का सोना आपको पाठ दिया गया, गिन्नी का सोना, इसमें आपको शुद्ध आदर्श क्या कहलाता है? शुद्ध आदर्श जो है शुद्ध सोने की तरह है, जिसमें कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं। देखें, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वह है जिसमें हानि लाभ की गुंजाइश, मतलब उसमें यह नहीं देखा जाए कि इसमें अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या लाभ है क्या हानि है, इस बात का ध्यान रखना। अर्थात शुद्ध आदर्शों पर व्यवहारिकता हावी नहीं होती, जिनमें पूरे समाज की भलाई छिपी हुई हो तथा जो समाज के शाश्वत मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हो, वही शुद्ध आदर्श कहलाता है। चौथा प्रश्न है कि लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही? देखें, ये चैप्टर आपके झेन की देन से है। झेन की देन नाम से जो चैप्टर है उसमें आपको बताया है कि जापानियों के दिमाग के लिए स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही। तो उन्होंने कहा कि जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं, इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात। और हम सभी भी देखते हैं कि आज के समय में भी देखा जाए अगर, तो हम देखते हैं कि सभी देशों में मोस्टली जापान एक ऐसा देश है जो टेक्निकल तरीके से, मशीनरी में या किसी भी तरीके, आप किसी भी स्थिति में देख लें, जापान बहुत आगे बढ़ चुका है। और उसी बात के लिए यहाँ दर्शाने के लिए उन्होंने स्पीड शब्द का कहा, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो स्पीड चलता है बहुत। मतलब हमारा अगर 10% अगर वो काम हो पाता है तो वहाँ 1000% वो काम हो जाता है। ये अंतर है हमारे और जापान में। तो यहाँ मैं आपके लिए जापान की विशेषता बताने के लिए ये सब बता रहा हूँ, हालांकि यह चैप्टर के बारे में हमें यही समझ में आया है। पांचवा प्रश्न है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चानोयू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है टी सेरेमनी, और चाय पिलाने वाला चाजीन कहलाता है। और इसमें एक चाय पीने की विधि है जिसमें हम चाय किस तरह से पिएं और किस तरह से हमें पीना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान को की क्या विशेषता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई सजावट होती है क्या? वहां पर आज जैसे अपन देखें कि भाई चाय की दुकान पर जाओ, चाय की दुकान पर जाने के बाद में वहां देखो एक चाय का कप लेकर के एक मोटा सा आदमी वहां खड़ा रहेगा, एक स्टैच्यू बना रहेगा। वहां पर आप जाओ तो लाइट्स होंगी, वहां पर आप जाओ तो बहुत एलईडीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको विभिन्न विभिन्न तरीके की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये आधुनिकता की ओर ले जाने वाली बात है। लेकिन अगर हमें अपने अंदर की शांति को पकड़ना हो, अंदर ही अपने सीमित रहना हो, तो हमें एक ऐसे स्थान पर जाकर के ये क्रिया करनी चाहिए जहां पर कोई भी नहीं, कोई भगदड़ नहीं हो, कोई बातचीत करने वाला ज्यादा नहीं हो, कोई शोरगुल नहीं हो। तो ऐसे स्थान के वातावरण के बारे में आपको बताना है जहां पर चाय पिलाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है। तो कहा जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां की सजावट पारंपरिक होती है। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल रहती है। प्राकृतिक ढंग से सजे हुए इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग बैठकर चाय पी सकते हैं। वहां अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है कि वहां पर शांत तो रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखें, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? ये प्रश्न आपके गिन्नी का सोना नाम के चैप्टर से है। तो कहा गया शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से क्यों की गई? तो शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। तांबे से सोना मजबूत हो जाता है परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। उसमें भले ही हम तांबा मिला जाए लेकिन शुद्ध सोना जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता। इसी प्रकार व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं, परंतु जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर व मजबूत हो जाते हैं। 8वां, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? उत्तर, चाजीन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की। यह सेरेमनी एक पर्णकुटी में पूर्ण हुई। चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से पहुंचना व चाय को बर्तनों में डालने आदि
कि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग अर्थात बड़े ही आराम से अच्छे व सहज ढंग से की गई थी। तो यहां पर यह प्रश्न का उत्तर आपके हो जाएगा। आगे देखें, 90 नंबर का प्रश्न है कि टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों। देखें, इसका सिंपल सा उत्तर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। टी सेरेमनी में मात्र 3 लोगों को ही अंदर प्रवेश के लिए दिया जाता है ताकि वहां शांति बनी रहे। इसका कारण यह भी है कि व्यक्ति भागदौड़ से भरी जिंदगी से दूर कुछ पल अकेले बिताएं और साथ ही जहां इंसान भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता से मुक्त हो कर वर्तमान में जी पाए। अधिक आदमियों के आने से शांति के स्थान पर शांति का माहौल बन जाता है, इसलिए यहाँ 3 ही लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहां पर केवल 3 लोगों की ही एंट्री होगी, उसके अलावा वहां पर किसी को चौथे को नहीं एंट्री दी जाती है, केवल चाजीन वहां पर होता है। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। देखें, लास्ट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या महसूस किया अपने अंदर, तो कहा कि चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उनके दिमाग की गति मंद हो गई हो। मंद का मतलब होता है धीरे, मंद का मतलब धीरे। किसकी गति, किसकी गति, दिमाग की गति जो है वो धीरे पड़ गई। मतलब वो क्या क्या सोच रहे थे और क्या इतने से हो रहा था, वो सारी बातें उनकी बिल्कुल डाउन होने लगी। धीरे धीरे उसका दिमाग चलना भी बंद हो गया, यहाँ तक कि उन्हें कमरे में पसरे हुए सन्नाटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी। उन्हें लगा कि मानो वे अनंत काल से जी रहे हैं और वे भूत भविष्य दोनों का चिंतन ना करके वर्तमान काल में जी रहे हो। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल बहुत सालों से जीवित हूं और अभी और सालों तक जीवित रहूंगा। मैं अपने भूतकाल को छोड़ देता हूं, भविष्य काल को छोड़ देता हूं, मात्र अपने वर्तमान पर विश्वास रखता हूं। इस तरह की बातें उनके माइंड में आने लगी और वो उसी काल में जीवन जीने लगे। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। पहले तो इस प्रश्न को समझे कि नेतृत्व का मतलब होता है कि उस किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी दल आदि का अध्यक्ष बना रहना या उसका एक अपने आप में जिम्मेदारी संभालना। तो नेतृत्व का मतलब होता है कि गांधी जी में नेतृत्व यानी कि मॉनिटरिंग करने की, मतलब वो खुद एक इस तरह से अपने जीवन में रह सकते हैं कि वो 10 लोगों को संगठित कर सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। एक उदाहरण सहित बताएं। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपने सारे आंदोलनों को व्यवहारिकता के स्तर से आदर्शों के स्तर पर चढ़कर चलाया था। इसलिए उनके सारे आंदोलन, भारत छोड़ो, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च सफल हुए। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने आदर्शों का हथियार बना, मतलब उनका आदर्श जो था वो सत्य और अहिंसा था। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि जो आज के लोग दिखाई दे रहे हैं तो हम झूठ बोल दें, छोटी सी बात पर झूठ बोल दें, छोटी सी बात पर हिंसा कर दें, लेकिन ये आदर्श जो उनके थे वो एक बड़े हथियार थे। और इन्हीं सिद्धांतों के बलबूते पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से डटकर टक्कर ली और उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। देशवासी उनके नेतृत्व को स्वीकार करके गर्व का अनुभव करते थे। मतलब कहने का यह है कि उन्होंने अपने जीवन में आदर्शवाद को ज्यादा मुख्यता दी है। भले ही व्यवहारिकता के साथ रहे, लेकिन आदर्शवाद को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। मतलब आदर्शवाद सबसे ज्यादा रहा, व्यवहारिकता कम रही। आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो शाश्वत होते हैं, जो जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। जैसे कि सत्य, अहिंसा, परोपकार, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि मूल्य शाश्वत मूल्य। शाश्वत का मतलब होता है सनातन, जो है, रहेगा और पहले था। ये तीनों ही स्थिति में अगर बना रहे वो शाश्वत होता है, नित्य होता है, ध्रुव होता है। मतलब जैसा था वैसा ही है और आगे भी वैसा रहेगा। ऐसे मूल्य शाश्वत मूल्य हैं। वर्तमान समय में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि आज भी सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण और उन्नति नहीं हो सकती है। शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा तथा देश प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आज भी परोपकार और ईमानदारी के मार्ग पर चलें तो समाज को अलगाव से बचाया जा सकता है। अलगाव का मतलब होता है कि जो आज समाज में दूर दूर लोग हो रहे हैं, जो उनका लगाव टूट रहा है, जो आज एक दूसरे से मिलने
पहले क्या होता था कि एक दूसरे के साथ रह करके जीवन जीते थे, आज ये हो गया है कि लोगों को एक दूसरे से मिलने का समय तक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अलगाव से भी वो दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो। देखें, इस लाइन को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बताया है कि शुद्ध आदर्श का पालन करने में मैं एक खुद ही फंस गया। मैं एक बार खुद ही फंस गया। एक बार एक ट्रैफिक हवलदार को मैंने रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसकी शिकायत उसके बड़े अफसर से कर दी, तो उल्टा उसके बड़े अफसर ने सिग्नल तोड़ने के जुर्म में मेरा ही चालान कट कर दिया, मेरा ही चालान काट दिया। कहने का मतलब यह है कि हमें लाभ और हानि, यानी शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो, मतलब उससे हमें केवल हानि ही हुई। अधिकतर आज के समय में देखा जाए तो हानि ही होती है, लेकिन फिर भी कहने का तात्पर्य यह है, हानि हो या लाभ हो, आदर्शवाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने अब दूसरी बताएं कि अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। मतलब व्यवहारिकता का थोड़ा सा पुट देने से आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो आप उसको बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देना, मतलब व्यवहारिकता को थोड़ा सा दे देना, उससे हमें क्या फायदा हुआ है। तो शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देकर एक बार मैंने शिक्षक से शाबाशी भी पाली और एक विद्यार्थी को नकल करने से भी रोक दिया। हुआ यूं कि एक बार परीक्षा भवन में मेरे आगे बैठा विद्यार्थी नकल कर रहा था, मैं उसे रोकना चाह रहा था, परंतु यदि उसकी शिकायत मैं सीधे जाकर शिक्षक से करता तो बाद में वह मुझसे बदला अवश्य लेता, यानी केवल आदर्शवाद बन के रहता तो मुझे उसका हर्जाना भुगतना पड़ता। इसलिए मैंने इशारे से शिक्षक को उसकी करतूत बता दी। परिणाम स्वरूप शिक्षक ने उसकी सारी नकल की सामग्री चुपचाप फाड़कर कूड़े में फेंक दी। मतलब यह है कि उसको व्यवहारिकता भी हुई और उसके साथ साथ उसकी आदर्शवादिता भी बनी रही, यानी शुद्ध आदर्श में उसने थोड़ी सी व्यवहारिकता मिला दी, यानी उसने दूसरे को चोरी करते हुए भी रोक दिया और उसके ऊपर भी कोई वो नहीं आई, आंच नहीं आई। आगे देखें, कहा कि शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट का अर्थ है आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिला देना। देखो, सबसे पहले आप इन दो शब्दों को बहुत अच्छे से याद करना, आदर्शवाद और व्यवहारवाद। आदर्शवाद का मतलब होता है कि अपने नियम कानून को बनाए रखना और व्यवहारवाद का मतलब होता है कि जो दिखावा है उसको आगे रखना। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यवहारिकता का प्रतीक है। गांधी जी व्यवहारिकता की कीमत जानते थे, इसलिए वे अपना विलक्षण आदर्श चला सके, लेकिन वे अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। वे नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से नीचे गिराने का। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा। यही कारण थे कि उनके आदर्श कालजयी हुए, मतलब उन्होंने समय पर विजय प्राप्त की, ऐसा यहां पर कहा जा सकता है। अब आगे इसमें बताया गया, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अनुसार इस तरह से एक देखें, एक कहानी है गिरगिट नाम की, और जो कि आपके 10th क्लास में ही एक कहानी दी गई है, जो कि अभी आपके स्पर्श नाम की बुक से हटा दिया गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें लोगों के बारे में बताया गया है। तो एक गिरगिट नाम की कहानी है, उसमें आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। मतलब अवसर के अनुसार, मतलब जैसा अवसर मिला और वैसे ही उन्होंने काम कर दिया। तो ऐसा इन्होंने गिरगिट कहानी, मतलब गिरगिट नाम से ही हम समझ जाएं कि वो लोग कैसे होंगे। गिरगिट कहानी है, शायद मुझे याद है स्पर्श नाम की बुक में ही थी। तो मैं आपको बता दूं, गिरगिट का जो स्वभाव होता है कि उसको जैसा समय मिल जाए, जिसके ऊपर पहुंच जाए, वो वैसा ही रंग ले लेता था। ठीक वैसे ही आज की समाज में कुछ लोग हैं जो अपने अवसर को पा करके, माहौल देख करके अपने रंग को बदल देते थे। तो इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। मतलब आदर्शवादिता
और व्यवहारवादिता, इन दोनों में किसका आज ज्यादा महत्व है उस बात को बताना है, इससे इसको कंपेयर करके। देखें उत्तर, गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही अधिक महत्व है। अवसरवादी व्यक्ति सदा अपना हित देखता है। अवसरवादी का मतलब होता है जो अवसर देख करके और बाद में वो वैसा काम करे, वो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं और वो अपना हित ही देगा, वो अपना ही हित देगा, अपनी भलाई ही देखेगा, दूसरों का कभी नहीं सोचेगा। वह प्रत्येक कार्य अपना लाभ हानि देखकर ही करता है। आज भी समाज के पास जो भी मूल्य हैं वे सब आदर्शवादियों द्वारा ही दिए गए हैं। अतः जीवन में आदर्श के साथ यह आदर्श के बाद सही व्यवहारिकता के मिश्रण का ही महत्व है। मतलब उन्होंने कहा कि जीवन में आदर्शवादिता तो हो, लेकिन उसके साथ साथ में हमें क्या रखना चाहिए, व्यवहारिकता भी रखनी चाहिए, उसका मिश्रण भी होना चाहिए। लेखक के अनुसार लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न बन सकता है, इसको आप और अच्छे से तैयार कीजिएगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का मुख्य कारण अमेरिका से अधिक प्रतिस्पर्धा बताया है। मतलब आज के लोग ये चाहते हैं कि जैसा अमेरिका है वैसे हम बन जाएं, जैसा अमेरिका कर रहा है वैसा काम हम भी कर लें। आज लोग यही तो चाहते हैं, तो यही बात यहाँ पर बताई है और यही कारण है कि उन्हें सबसे ज्यादा मानसिक रोग होता है, जिसका परिणाम ये निकलता है देश के लोग 1 महीने का काम 1 दिन में करने लगते हैं। एक कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार भी रहने लगते हैं। लेखक के ये विचार सत्य हैं, क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते और यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा तो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जो स्वाभाविक है और जो हो भी रहा है। अगर हम उसको वैसा नहीं चला करके जैसा है उसको अलग चलाएंगे तो निश्चित सी बात है कि वो धोखा खाएगा, उसके लिए रोग बढ़ेंगे ही। 18वें नंबर का प्रश्न है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातें करते हैं या उनमें उलझे रहते हैं, या भविष्य के सपने देखते हैं कि हम आगे चल करके ऐसा करेंगे, हमारे भविष्य में ऐसा होगा, हम वैसा भी रह सकते हैं। इस तरह भूत अथवा भविष्य काल में जीते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, झूठे हैं। जो अभी देखो इसलिए भी मिथ्या झूठे हैं कि भाई एक तो चला गया, उससे तो अब हम ला नहीं सकते, तो झूठा ही है एक तरह से उसके बारे में सोचना। और जो जिसको कभी हमने देखा ही नहीं, कैसा होगा, हम किस तरह से उसमें रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, इस बात को भी नहीं जानते हैं, तो वो भी हमारे लिए झूठा ही रहेगा। तो दोनों ही अगर हमारे लिए झूठे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम जब भूतकाल के अपने सुखों और दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे दुख बढ़ जाते हैं। भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। जो बीत गया वह सत्य नहीं हो सकता, जो अभी तक आया ही नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वर्तमान भी सत्य है, क्योंकि वह हमारे सामने घटित हो रहा है, हमारे जो हो रहा है वो हमारे सामने हो रहा है। वर्तमान ही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि भूत सपना, भविष्य कल्पना और वर्तमान अपना। ये 3 बात याद रखना तीनों कालों की, कि जो भूतकाल था वो एक सपना था, जो भविष्य काल है वो एक कल्पना है, जो कभी होगा या नहीं होगा हम सिर्फ उसको कल्पना के माध्यम से देख सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं बस। लेकिन जो वर्तमान है वो हमारा है, अपना है, इसलिए वर्तमान को लेकर के चलें। आगे प्रश्न बताया कि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, और इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए यहाँ पर उत्तर दिया गया कि आदर्शवादी लोग समाज को आदर्श रूप में रखने वाली राह बताते हैं। आदर्शवादी लोग ही समाज में मूल्यों की स्थापना करते हैं। जब समाज एक आदर्श स्थापित करता है और जो सबके हित में सर्वमान्य हो जाता है, वही आदर्श मूल्य बन जाता है, कीमती बन जाता है। मूल्य का मतलब यहाँ पर कीमती बन जाना है। जबकि व्यवहारिक आदर्शवाद वास्तव में व्यवहारिकता ही है, उसमें आदर्शवाद कहीं भी नहीं होता है। ये इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उसकी
व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यवहारिक आदर्शवाद वास्तव में शुद्ध व्यवहारिकता ही होती है। जब आदर्श और व्यवहार में से लोग व्यवहारिकता को प्रमुखता देने लगते हैं तो आदर्शों को भूल जाते हैं अथवा उसको पीछे छोड़ देते हैं और तब आदर्शों पर व्यवहारिकता हावी होने लगती है। कहने का अभिप्राय यह है कि भाई जब हम अपने आप में आदर्शवादिता को छोड़ते चले जाएंगे तो वो धीरे धीरे पीछे चली जाएगी और व्यवहारिकता आगे आ जाएगी। यही कारण होता है कि व्यवहारिकता आज के समय में उस आदर्श को छोटा कर देती है, दबा देती है, और यही कारण होता है कि लोग दूसरों के दुखों को देखना तो चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे, उसने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, इस स्थिति में, इस मनस्थिति के कारण से हम दूसरों की सहायता करना भी भूल जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गुण है आदर्शवादी का कि अगर हम दूसरे की सहायता करते हैं तो सहायता भी एक शाश्वत मूल्य है, लेकिन हमारे अंदर वो व्यवहारिकता, वो दिखावा इतना बढ़ जाता है कि हम दूसरे के ऊपर किया हुआ उपकार भी भूल जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में मैंने कहा था पहले इसमें भी बता दिया कि भाई बात छोटी सी है लेकिन उसको बड़े अर्थ में लेना और वो बड़ी बात बन जाएगी, यही इस पाठ का मतलब है। देखिएगा, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया गया कि जापान के लोगों के जीवन में की गति इतनी तीव्र हो गई है कि यहाँ लोग सामान्य जीवन जीने की बजाय असामान्य होते जा रहे हैं। जीवन की भागदौड़, व्यस्तता तथा आगे निकलने की होड़ ने लोगों का सुख, चैन सब कुछ छीन लिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक पाने की होड़ में भागा जा रहा है और इसी कारण से वो तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, इसीलिए उसको मानसिक तनाव सबसे ज्यादा हो जाता है। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए इसमें क्या कहा गया। इसमें यह कहा गया कि चाय परोसने वाले ने अपना कार्य इतने अच्छे से किया, सलीके से किया। सलीके का मतलब होता है अच्छे से किया, मानो कोई कलाकार बड़ी ही तन्मयता के साथ, तन्मयता का मतलब होता है उसमें बिल्कुल रच पच करके सुर में गीत गा रहा हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपना काम ऐसे कर रहा था, उसमें ऐसा काम करते हुए ऐसा लीन हो गया कि मानो कोई वहां पर गीत गा रहा हो। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में हमारे लिए जो समझ में आया वह तो केवल एक छोटा सा एक कण है, लेकिन इस चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा और गहराई से समझें तो हमें बहुत कुछ समझने को आएगा। और अगर समझना है तो उसको थोड़ा सा अपने जीवन में ला करके देखना कि आदर्शवादी और शुद्धवादी में हम क्या समझ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न थे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और कुछ प्रश्न जो नए बन सकते हैं वो हम बनाएंगे, उसके उत्तर भी करेंगे और भी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।